तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया दोस्तों ज्योग्राफी का मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ रसगुल्ला, हर एक वो क्वेश्चन को मैं आज बताने वाला हूं मेरे दोस्तों जो आपके पेपर में D2 छपने की पूरी संभावना है। इसलिए मेरे भाई इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही मजा आएगी मेरे दोस्तों, याद रखेगा। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, देखिए अब ये क्वेश्चन को अलग अलग टीचर अलग अलग बताते हैं भाई। मैं भी आप लोगों को पहले ही बता चुका भाई अलग तरीके से, और मैं अभी जो लेकर आया हूँ ये अलग है भाई। ये दोनों अलग मैं इसलिए बता रहा भाई क्योंकि पिछला क्लास में जो मैं बताया था ना भाई वो पूरा पैराग्राफ तरह था। पैराग्राफ में क्या होता है भाई कि मैं आपको बेटर तरीके से दोस्तों आपका जो डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, वो मैं आपको समझाया भाई। अब आइए सर मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं ना भाई कि इसे बताने से पहले मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको देसी भाषा में समझाऊं और फिर दोस्तों मैं आपको किताबी लैंग्वेज पर लेकर चलूं। देखिए दोस्तों हमारा धरती पे हर एक चीज दो दो है। देखिए दोस्तों हर एक चीज अब दो दो है। लड़का है तो लड़की है, औरत है तो मर्द है, आसमान है तो जमीन है, आग है तो पानी है, नदी है तो दरिया है, सुबह है तो शाम है, सूरज है तो आसमान है। सब कुछ मेरे दोस्तों क्या है, पूरी दुनिया में सब कुछ दो दो है। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों याद रखिए हमारा चलवासी भी दो तरह का होता है भाई, पशुपालन भी दो तरह का होता है। एक दोस्तों जो हम लोग ग्रामीण इलाके में करते हैं, और एक दोस्तों जो अमेरिका वाले मतलब बड़े बड़े देश वाले जो है ना भाई वो एक कृत्रिम एक दोस्तों जो है वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। ठीक है भाई, किसके माध्यम से करते हैं मेरे भाई, एक हमारा वैज्ञानिक के तरीके से करते हैं भाई। हम लोग कैसे करते हैं मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर। हम लोग करते हैं एकदम देहाती भाषा में, सुबह को खोल दिए शाम को आया तो ठीक है, नहीं तो ढूंढने निकलेंगे भाई, समझे। शाम को आया या नहीं आया इसे हम लोग ढूंढने निकलेंगे, है ना भाई। हमारा और क्या करते भाई, हम लोग सही तरीके से दोस्तों पशुओं पर क्या करते भाई, ध्यान नहीं देते। पशु को घाव हो या दोस्तों कोई जुकाम हो गया है, कुछ भी बीमारी पड़ गए, उतना हम लोग ध्यान नहीं देते भाई। पशु को हम लोग सही तरीके से चारा भी नहीं देते हैं भाई, है ना। इसके बाद अगर हम लोग दूध भी निकालते हैं ना बता, चुर चार चुर चार चुर चार, इस तरह से दूध निकालते हैं भाई। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप जाएंगे शहरी पर तो दोस्तों वो लोग क्या करते हैं कि जो पशुपालन करते हैं ना भाई, वो उनके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा एरिया होता है भाई। क्या होता है मेरे भाई, एक बहुत बड़ी एरिया होता है। उस एरिया में दोस्तों दो भाग बनाया जाता है। गौर से देखिए मेरे भाई, उस एरिया में दोस्तों क्या किया जाता है, दो तीन भाग बनाया जाता है। देखिए दोस्तों एक बहुत बड़ी एरिया है, समझिए। फिर मेरे दोस्तों आप अपने देसी भाषा में लिखेंगे ना भाई, बहुत मजा आएगा भाई। ठीक है, एक बहुत बड़ी भाग होती है जिस भाग में दोस्तों एक भाग में खटाल बनाया जाता है भाई। खटाल मतलब समझते हैं भाई आप लोग, खटाल मतलब दोस्तों पशुओं को रहने की जगह को हम लोग खटाल बोलते हैं भाई। ठीक है, और ये खटाल भी दोस्तों बहुत किस्म का बनाए जाते हैं दोस्तों। देखिए मान के चलिए दोस्तों ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो बीमार है ना भाई, बीमार उसके लिए बनाया गया। ये दोस्तों बछड़ा के लिए बनाया गया, बाकी दोस्तों सारे इनके लिए बनाया गया। इन्हें बच्चों के लिए दोस्तों अलग होता है खटाल, और दोस्तों जो जो पशु पक्षी जो बीमार पड़ जाते हैं ना भाई, जो पशु होते हैं भेड़ बकरी जो भी होता है, भैंस लोग, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों उसको डाल देता है ताकि एक भैंस का अगर हुआ है तो दोस्तों वायरस के माध्यम से और भैंस पर ना असर पड़े। और ये जो खुला मैदान होती है ना भाई, एक पूरा खुला मैदान जो होता है मेरे दोस्तों, ये पूरा खुला मैदान, इसमें घास लगाया जाता है ताकि दोस्तों हमारा जो चरागाह है भाई, है ना, हमारे आसपास हो सके, ताकि हम जब इनको खोले तो मेरे दोस्तों वहां पे जाके चर सके भाई। अब दोस्तों मैं आपको सबसे पहले देसी भाषा में समझा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, फिर मैं आपको दोस्तों यहाँ पे लेकर चलता हूँ। एक एक डिफरेंट बता रहा हूँ, सुनेगा। पहला दोस्तों अगर हम डिफरेंट की बात करें, पहला डिफरेंट दोस्तों हमारा है, पहला डिफरेंट दोस्तों की चलवासी पशुचरण का मुख्य उद्देश्य स्वनिर्वाहक है। मतलब दोस्तों आप देसी भाषा में समझिए, हमारा जो चलवासी पशुचारक है दोस्तों, ये हमारा ग्रामीण इलाके के लोग करते हैं। जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा। ये हमारा जो है भाई प्राथमिक क्रियाकलाप, ये हमारे ग्रामीण इलाके के लोग करते हैं। चलवासी पशुचारण दोस्तों जो चल चल के हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं दोस्तों पशुओं को चराने के लिए भाई। क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं दोस्तों हम लोग पशुओं को चराने के लिए भाई। ठीक है, और दोस्तों ये पशु जो होती है भाई, ये हम लोग खास तौर पर ग्रामीण इलाके के लोग करते हैं। जबकि दोस्तों अगर हम जाएंगे दोस्तों हमारा वन्यजीव पशुपालन दोस्तों एक बहुत बड़े, हाँ भाई, बहुत बड़ी क्षेत्र होती है। उस क्षेत्र में दोस्तों दो खटाल होता है भाई, दो एरिया होती है, चरने के लिए अलग और दोस्तों उसे रहने के लिए दोस्तों अलग बनाए जाते हैं। हमारा जो चलवासी पशुचारण है दोस्तों, याद रखिएगा, ये चलवासी पशुचारण जो होती है दोस्तों, ये हमारा पूरी तरह से दोस्तों जानवरों पर ध्यान नहीं दिए जाते भाई। चलवासी पशुचारण में दोस्तों पशुओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए जाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों हमारा जो वन्यजीव पशुधारण है, यानी दोस्तों हमारा जो वन्यजीव पशुपालन है, इसमें दोस्तों वैज्ञानिक के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाता है भाई, पशुओं पर ध्यान दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा ग्रामीण इलाके के जो पशुचालन है भाई, ये भेड़ बकरी को जो भी पालते हैं,
ये दोस्तों देखिएगा आप लोग अक्सर कि अगर बीमार भी पड़ जाते तो उतना ध्यान नहीं देते भाई, जब देखते मरने लगता है ना भाई, तो उसके बाद इसे उससे पहले दोस्तों उसको ध्यान देने लगता है, अरे भाई ये तो कल मर जाएगा, चलो भाई डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे किसका भाई, तो हमारा वन्यजीव पशुपालन की अगर हम बात करें तो वन्यजीव पशुपालन में दोस्तों क्या होता है कि मेरे दोस्तों वैज्ञानिक के माध्यम से दोस्तों वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं। अगर एक जानवर को दोस्तों जुकाम हुआ है, एक जानवर को दोस्तों अगर भूख लगा है, सॉरी एक जानवर को दोस्तों अगर बीमार पड़ा है ना भाई, तो सबसे पहले उसे उठा करके दोस्तों उसे एक नया जगह ले जाया जाता है ताकि और बहुत सारे जितने सारे जानवर है उस पर कोई असर ना पड़े। दूसरा, और इसके बाद दोस्तों डॉक्टरों को बुलाया जाता है तुरंत एक दिन में दोस्तों, अगर कोई जानवर अगर एक दिन खाना नहीं खाया तो दोस्तों उनके लिए वहीं पे डॉक्टर होती है और दोस्तों उस डॉक्टर के माध्यम से उसकी इलाज किया जाता है। ग्रामीण जो हमारे चलवासी होते हैं दोस्तों, ये सिर्फ हम लोग अपने मकसद के लिए करते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जो हमारा वन्यजीव पशुपालन है ये दोस्तों व्यापार के लिए किया जाता है। क्या भाई, व्यापार के लिए किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, इनमें दूध निकालने की जो विधि होती है ये वैज्ञानिक विधि होता है भाई। जैसे दोस्तों गाय के थन होते हैं, थन पे दोस्तों मशीन लगा दिया जाता है जिसके माध्यम से सारे दूध निकल जाते हैं, लेकिन गांव के लोग चुर चार समझ रहे भाई। तो बहुत सारे आप अंतर लिख सकते हैं मेरे भाई अपने तरफ से भाई, ठीक है। अब आइए सर कुछ बताते हैं, सुनिएगा। पहला, ठीक है, देखिए भाई हमारा जो पहला पॉइंट है भाई, पहला देखिए चलवासी पशुचारण में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं भाई। प्राकृतिक रूप है ना भाई, ये प्रकृति पर निर्भर होते हैं भाई। घास उगा तो खाएगा, घास नहीं उगा तो नहीं खाएगा भाई। लेकिन दोस्तों हमारा जो वन्यजीव पशुपालन होता है वो पशुओं के लिए मेरे दोस्तों अलग से, क्या मेरे भाई, अलग से लगाया जाता है दोस्तों घास, समझे। तो चारागाह वन्यजीव पशुपालन में चारागाह एक अस्थायी घास के मैदान के रूप में पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि इतना बड़ा अगर एरिया है तो इतनी बड़ी एरिया में पशु को रखेंगे, इतना बड़ा एरिया में दोस्तों चारा लगाया जाता है, घास लगाया जाता है, समझ रहे बात को। दूसरा सर, चलवासी पशुचारण का मुख्य उद्देश्य स्वनिर्वाहन होता है भाई। स्वनिर्वाहन मतलब अपने लिए होता है भाई। क्या सर, चलवासी पशुचारण का उद्देश्य क्या होता है भाई, मनुष्य अपने लिए करते हैं भाई, ठीक है। वन्यजीव पशुपालन का मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ अर्जित करना होता है, मैं अभी आपको बताया। इससे दोस्तों व्यापार के लिए किया जाता है भाई, ठीक है। आइए सर तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, किसका मेरे भाई, तीसरा पॉइंट की, यह मुख्य रूप से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों तक सीमित होती है जहां अधिक भूमि उपलब्ध है। और दोस्तों ये आप लोग देखेंगे अक्सर जो हमारा वन्यजीव पशुपालन है, सॉरी चलवासी पशुचालन है जो भाई, तो चलवासी पशुचारण जो होती है ना भाई, ये कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में किए जाते हैं। जैसे मैं बोलूंगा ना भाई, आपके घर में भेड़ बकरी है ना, आप चलवासी पशुचारण है, बस याद रखेगा मेरे दोस्तों। क्या आप पशुओं को एक ही जगह बांध के रखते हैं? नहीं भाई, आज इसके खेत में चरा है, कल उसकी खेत में चरा, परसों उसकी खेत में चरा, समझिए मेरे भाई। आइए सर इसमें बात करते हैं सर, यह कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में क्या जाता है जहां दुधारू पशु फार्म अधिक क्षेत्र में फैली होती है भाई। बिल्कुल भाई, इसके लिए एक फार्म होते हैं दोस्तों, उसी फार्म के माध्यम से इसे दोस्तों क्या जाता है भाई, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है सर, यह पशुचारण मध्य एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया के आर्द्र शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई चलवासी पशुचारण अक्सर कहाँ पाए जाते हैं ज्यादातर, तो आप बोलेंगे सर मध्य एशिया में, अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम एशिया में। जबकि वन्यजीव पशुचारण जो होते हैं मेरे दोस्तों ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है भाई, याद रखिएगा। कहाँ पे होता है मेरे भाई, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या सर, 5 में खिगरीज, मासिया, फुलानी, बेडोनॉइस प्रमुख चलवासी पशुचारण करने वाले जातियां भाई। ये दोस्तों चलवासी पशुचारण करने वाले जाति कौन कौन से भाई, तो देखिए दोस्तों कौन कौन से जाति आएगा, खिगरीज, मासिया, फुलानी, बेडोइन्स, है ना, ये हमारा चलवासी पशुचारण है। जबकि दोस्तों हम लोग आएंगे अगर हमारा वन्यजीव पशुचारण, तो मेरे दोस्तों आएगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना। व्यापार मेरे दोस्तों अक्सर ये लोग पालते हैं, व्यापार करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, अक्सर पालते हैं भाई, ठीक है। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बाद आज के बाद दोस्तों कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को 2 बार समझा चुका भाई, एक बार नहीं मेरे भाई, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 बार समझा चुका भाई। आगे देखिए दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को नोट नहीं करना भाई, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना भाई, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विश्व ग्रामीण बस्ती की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारक को स्पष्ट करें। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, हमारा दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन
कि ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले, ग्रामीण बस्ती को इफेक्ट पहुंचाने वाले, समझिए ग्रामीण बस्ती को इफेक्ट पहुंचाने वाले, ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों को लिखना है। जैसे दोस्तों सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं, मेरी बात को सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या आप ऐसा जगह में रहना पसंद करेंगे जहां के पानी सही ना हो, जहां के पानी पीने से आप बीमार हो जाएंगे, जहां के पानी पीने से आप तरह तरह के दोस्तों आपके अंदर में बीमारी फैल जाएगी। आप क्या ऐसा जगह पे रहना पसंद करेंगे जहां की मृदा दोस्तों उपज ना हो, जहां पे आप फसल को उत्पादन नहीं कर सकते हैं? क्या दोस्तों आप ऐसा जगह रहना पसंद करेंगे जहां पे कोई सुख सुविधा ना हो? आप कहेंगे सर हम कतई सर ऐसी जगह पे रहना कभी पसंद नहीं करेंगे सर, हम ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे सर जहां की सारी व्यवस्थाएं दोस्तों क्या हो भाई, स्ट्रांग हो, जहां की जल वायु है ना भाई, सब कुछ दोस्तों क्या है भाई, मजबूत हो, और दोस्तों हमारी सारी सुख सुविधाएं की चीज, अस्पताल, शिक्षा, सारी चीज क्या भाई हमें मिल सके। वही चीज मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है कि विश्व में ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 5 कारक निम्न है भाई। देखिए दोस्तों आपसे पहला कारण पूछा गया दोस्तों जल आपूर्ति। मेरे दोस्तों कोई भी व्यक्ति उस जगह पे नहीं रहेंगे दोस्तों जहां पे जल की पूर्ति नहीं हो पाती, याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति दोस्तों उस जगह पे कभी नहीं रहेंगे मेरे भाई, याद रखिएगा, जहां पे जल की पूर्ति नहीं हो पाती है। क्या आप ऐसा जगह में रहेंगे? मैं आपसे बात कर रहा हूं, सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। आप कहेंगे सर हम कतई ऐसा जगह पे नहीं रहेंगे सर जहां पे जल की आपूर्ति ना हो पाए। तो जल मानव जीवन के लिए अनिवार्य है भाई, बिल्कुल भाई, हर एक इंसान के लिए भाई, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, दुनिया में जितने सारे जीव जंतु है सबके लिए मेरे दोस्तों जल क्या भाई, अनिवार्य है। जल के बिना दोस्तों जीना मुश्किल है भाई, है ना। तो देखिए जल मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, और बस्तियां, नदी, झील, झरने और जैसे जल के स्रोतों का निकट ही स्थापित की जाती है दोस्तों। हम लोग अक्सर उस जगह पे हम लोग बस्ती का निर्माण करते हैं जहाँ पे दोस्तों हमारा नदी होती है, जहाँ पे झरना होता है, जहाँ पे झील होती है। क्यों भाई? क्योंकि दोस्तों ताकि हम लोग आसानी से वहाँ से पानी को खींचकर लाएं, चाहे दोस्तों वो पीने के लिए को बनाए, चाहे दोस्तों वो सिंचाई के लिए हम लोग प्रयोग करें, या दोस्तों कोई घरेलू काम के लिए हम लोग प्रयोग करें भाई, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ताकि इनसे बस्ती के निवासी को जल सुगमता यानी दोस्तों आसानी से मिल पाए। इन जलाशयों से पीने, नहाने, खाना बनाने, सिंचाई करने आदि के लिए जल का प्रयोग किया जाता है भाई। बिल्कुल मेरे भाई, हम ऐसे जगह पे दोस्तों बस्ती का निर्माण करेंगे जहां पे दोस्तों हमें आसानी से झील से हो, नहर से हो, या दोस्तों हमारा झरने से हो या नदी से हो, हमें आसानी से दोस्तों क्या मिल सके, पानी मिल सके। और उस पानी का दोस्तों हम लोग किसी भी दोस्तों क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो नहाने के एरिया में हो, बर्तन धोने के एरिया में हो, घरेलू कामों के लिए हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, फैक्ट्री के क्षेत्र में हो, हर एक वो क्षेत्र में दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं, याद रखेगा। पहला दोस्तों। दूसरा क्या भाई, भूमि। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी बस्ती, कोई भी दोस्तों गांव वाले कभी ऐसा जगह पे निवास नहीं करेंगे, कोई भी दोस्तों गांव वाले ऐसा जगह पे निवास नहीं करेंगे जहां पे फसल का उत्पादन नहीं होती भाई, याद रखिएगा। ऐसे जगह पे दोस्तों कभी भी कोई गांव नहीं बसा होगा दोस्तों जहां पे जमीन की उपज ना हो। देखिए क्योंकि दोस्तों गांव के सारे लोग ना भाई पूरी तरह से कृषि व्यवस्था पर ही निर्भर होते हैं भाई, याद रखिएगा, सारे गांव के लोग मेरे भाई क्या होते हैं भाई, कृषि व्यवस्था पर ही निर्भर होती है भाई। सुनिएगा, बस्तियां बसने के लिए उपजाऊ भूमि को प्राथमिकता देते हैं भाई। बिल्कुल भाई, मैं आज भी कह रहा हूं मेरे दोस्तों, और आने वाले जनरेशन भी कहेंगे, है ना, कह रहा भाई कि भूमि बस्तियां, भूमि, थोड़ा सुनिए मेरे भाई, भूमि मतलब धरती, धरती मतलब जमीन, जमीन मतलब मिट्टी। बस्तियां बसने के लिए लोग उपजाऊ भूमि का प्राथमिकता देते हैं। हम ऐसे जगह पे दोस्तों पसंद करेंगे जहां की मिट्टी पूरी तरह से उपजाऊ हो, क्योंकि मेरे दोस्तों हम फसल का उत्पादन वहां पे आसानी से कर लेंगे भाई। क्या कर लेंगे मेरे भाई? आसानी से हम फसल का उत्पादन कर लेंगे भाई। समझिए पॉइंट को, रट्टा लगाएंगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, इस बात को याद रखिएगा। हर एक वो क्वेश्चन को दोस्तों एकदम साधारण भाषा में समझने की दोस्तों कोशिश कीजिएगा भाई, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, क्योंकि उपज भूमि कृषि को बढ़ावा देती है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा उपज भूमि होती है वो हमारे कृषि को दोस्तों क्या देती है भाई, बढ़ावा देती है। और कोई दोस्तों अगर उपज भूमि नहीं है तो हमारे कृषि व्यवस्था को दोस्तों उपज बढ़ावा क्या देगी, पूरा मेरे दोस्तों नीचे ले डूबेगी, है ना भाई। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कहा गया है, आगे तो ताकि इनसे बस्ती के निवासी को भोजन मिल सके। प्राचीन काल से ही देखा जाता है कि सभी, गलत लिखा भाई, सभी बस्तियां नदी घाटी के उपज भूमि पर ही स्थापित की गई थी। और दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि प्राचीन काल से ही दोस्तों ऐसा देखा जाता है भाई,
प्राचीन काल से दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जितने सारी बस्तियां होती है भाई, जितने सारी बस्तियां होती है, सारा बस्ती दोस्तों आप लोग अक्सर देखेंगे कहाँ पे सर, तो बताएंगे सर वो बस्तियां अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है कहाँ पे, तो बताएंगे सर नदी घाटी के तट पर होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों नदी घाटी के तट पे हमें आसानी से दोस्तों जल भी मिल जाती है, और दोस्तों नदी घाटी के क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो काफी उपजाऊ होता है भाई। क्या होता है मेरे भाई? काफी उपजाऊ होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा भाई, ठीक है। आगे देखिए मेरे दोस्तों, आगे क्या कहता है सुनिएगा मेरे भाई। जैसे नदी घाटी के निम्न भाग तलहटी मार्ग में होती है भाई, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला कार्य क्या सर? गृह निर्माण सामग्री। गृह निर्माण के लिए सामान्यतः स्थानीय रूप से मिलने वाली सामग्री का प्रयोग किया जाता है। मेरे दोस्तों, क्या आप ऐसा जगह रहना पसंद करेंगे जहां घर बनाने के लिए कोई साधन ही ना मिले भाई? जैसे आप घर बनाना चाहते हैं, आप एक महल बनाना चाहते हैं भाई, क्या मेरे भाई? आप एक महल बनाना चाहते हैं, और वो महल में दोस्तों, महल बनाने के लिए ईंट गिट्टी बालू रड सीमेंट छड़ लेबर वगैरह सब कुछ चाहिए भाई। अगर दोस्तों अगर ये सब आपका ना रहे तो क्या मेरे दोस्त आप वहां पे रह पाएंगे? आप कहेंगे सर जब हम घर ही नहीं बना पाएंगे सर तो हम रहेंगे कैसे? यहाँ पे वही चीज क्या है मेरे भाई कि हम वैसे जगह में दोस्तों रहना पसंद नहीं करेंगे जहां पे हमें पत्थर लकड़ी मिट्टी आदि दोस्तों ना मिले, क्योंकि दोस्तों ये सारे चीजों से हमारे घर बनती है भाई, ठीक है। देखिएगा, गृह निर्माण सामग्री। गृह निर्माण के लिए सामान्यतः स्थानीय रूप से मिलने वाली सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पत्थर लकड़ी मिट्टी आदि। वन क्षेत्र में लकड़ी अधिक मिलने के कारण वहाँ लकड़ियों से घर निर्माण किया जाता है भाई। लकड़ी जहाँ पे दोस्तों हमें अधिक मिलती है वहाँ पे दोस्तों हम लोग लकड़ियों से ही अधिक घर बनाते हैं। खास तौर पर दोस्तों जो देखिएगा पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं भाई, वो अक्सर दोस्तों आप लोग देखेंगे लकड़ी से दोस्तों मजबूत घर बनाते भाई। क्या मेरे भाई? लकड़ियों से दोस्तों क्या होता है भाई? मजबूत घर बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग देखेंगे जो दोस्तों जहाँ पे बार बार बाढ़ आती है ना भाई, वो भी दोस्तों बिल्डिंग का घर नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर आज हम बिल्डिंग का घर बना लेंगे तो कल दिन जाकर कोई दोस्तों याद रखेगा, ये आएगा भाई। क्या आएगा सर? कल दिन जाकर दोस्तों कोई बाढ़ आई और हमारे घर को दोस्तों बहाकर लेकर जाएंगे। इसलिए दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, मोटे मोटे जो लकड़ी होते हैं ना भाई, उस मोटे मोटे लकड़ियों से दोस्तों क्या करते हैं, वो लोग घर को बनाते हैं भाई, ठीक है, समझिएगा। तो मेरे भाई लकड़ियों से घर निर्माण किया जाता है, तथा ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ का ही घर बनाया जाता है। जो दोस्तों हमारा याद रखें ध्रुवीय क्षेत्र भाई, ध्रुवीय गलत लिखा भाई, ध्रुवीय क्षेत्र मतलब दोस्तों देखिएगा बर्फी इलाका में, याद रखें मेरे भाई क्या होता है भाई? बर्फी इलाके में। थोड़ा गौर कीजिए मेरे भाई, तब आप लोगों को समझ में आएगा भाई, इस चीज को याद रखेगा। जो हमारा बर्फी इलाका होता है ना भाई, बर्फीली इलाका में आप लोग बोलते हैं सर कि बर्फीली इलाके के लोग घर कैसे बनाते हैं। आप लोग क्लास 8-9 में दोस्तों अक्सर पढ़े होंगे इग्लू क्यों नहीं पिघलता है। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि इग्लू जो है क्यों नहीं पिघलता है। तो इग्लू दोस्तों इसलिए नहीं पिघलता है क्योंकि दोस्तों हमारा जो बर्फीली इलाके में जो लोग घर बनाते हैं ना, वो बर्फ से ही बनाते हैं। जब दोस्तों हम लोग एक बर्फ को दूसरे बर्फ से जोड़ देते हैं ना भाई, तो वो चिपक जाते हैं और दोस्तों पिघलता कम है भाई, ठीक है, समझिए मेरे भाई। वही चीज यहाँ पे क्या रहा है, ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ का ही घर बनाया जाता है, जैसे एस्कम्यू द्वारा इग्लू का निर्माण। इग्लू क्या है भाई? तो मेरे दोस्तों ये बर्फीली इलाके में पाए जाते हैं। क्लास 6 का बुक में मैं पढ़ाता हूं दोस्तों, इसलिए मुझे पता है मेरे दोस्तों, ठीक है। आइए सर पॉइंट नंबर 4 में सुरक्षा। मेरे दोस्तों हम ऐसे जगह में कतई नहीं रहना पसंद करेंगे जहां पे दिन दहाड़े लुटेरा हो, दिन दहाड़े चोरी हो, रात में दोस्तों मर्डर किया जा रहा हो। हम कभी भी दोस्तों ऐसे जगह पे रहना पसंद नहीं करेंगे भाई। क्या मेरे भाई? हम ऐसा जगह पे कभी भी रहना पसंद नहीं करेंगे मेरे भाई, याद रखिएगा भाई, ठीक है। आप ऐसी जगह में दोस्तों रहना पसंद करेंगे जहां पे देखेंगे दोस्तों आपको सारी सिक्योरिटी मिले, सारी सुरक्षाएं मिले भाई। क्या मेरे भाई? सारी सुरक्षाएं मिले। जैसे देखिए भाई, सुरक्षा, बस्ती के निर्माण करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। नहीं तो देखिएगा आज आप लोग कई जगह पे दोस्तों ऐसा सुने होंगे कि घर बना रहा है और घर बनाते बनाते देखिए रड मार दिया, सीमेंट चुरा लिया, गिट्टी को उठा के ले गया, है ना भाई? आप लोग अक्सर सुनते होंगे भाई। तो वही कह रहा है मेरे दोस्तों की सुरक्षा, बस्ती बनाते समय विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि उस इलाके में हमारा सुरक्षा है या नहीं, उस इलाके में दोस्तों हमारा सुरक्षा है या नहीं भाई, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, और बस्तियां सुरक्षित स्थान पर बनाया जाता है। बस्ती हम उस जगह पे बनाते हैं मेरे भाई सॉरी भाई ठीक है। तो बस्ती सुरक्षा स्थान पर बनाया जाता है। बस्ती ऐसे जगह पे मेरे भाई जहां पूरी तरह से सुरक्षा हो भाई, ठीक है। देखिए अगला, नियोजित बस्तियां। इन बस्तियों का निर्माण नियोजित ढंग से सरकार द्वारा किया जाता है। इन बस्तियों में निवासियों से के आवास जल तथा अन्य सुविधा उपलब्ध करा दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों इंदिरा आवास,
आबू आवास मिलते हैं भाई, इंदिरा आवास हो या दोस्तों आबू आवास हो, ये सरकार के द्वारा बनाया जाता है भाई। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। और वो इस इलाके में बनाया जाता है दोस्तों जो गरीब होती है भाई, हमें और आपको नहीं मिलने वाला भाई। आप लोगों में भी बहुत सारे ऐसे घर होंगे भाई आप लोगों का, जिनको दोस्तों याद रखेगा मिला होगा क्या भाई, आबू आवास हो या इंदिरा आवास हो, जिसमें दोस्तों सरकार घर बना देती है, सरकार पैसा देती है, घर हम लोग बना लेते हैं भाई। ठीक है, ये सर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए दोस्तों मैं बहुत धीरे धीरे बताया मैं। और ये तो हम लोग का दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाला क्वेश्चन है भाई, इससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं भाई। क्या सर? विश्व ग्रामीण बस्ती की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों के बारे में स्पष्ट करें। आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है, अब आते सर इसके बारे में दोस्तों, मैं आपको ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरे पास मैं आपको कुछ डेफिनेशन दे रहा हूँ, उस पर गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों। मैं फसल के बारे में, जी हाँ मेरे भाई, मैं फसल के बारे में दोस्तों आप लोगों को क्या क्या बताया सुनिएगा। मैं फसल के बारे में दोस्तों आपका चावल बताया हूँ, गेहूं बताया हूँ, कपास बताया हूँ और चाय बताया हूँ भाई। ये 4 फसल को आप लोग कर लेंगे भाई। ठीक है, पेय, अगर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि पेय पदार्थ बताइए सर, पेय में पूछा गया तो पेय में आप क्या बोलिएगा सर? चाय हमारा पेय पदार्थ हो गया भाई, गन्ना हमारा पेय पदार्थ हो गया सर, है ना। तो चाय, कपास, गेहूं, चावल, इन चारों फसल का मैं नोट्स भी आप लोगों को दे चुका भाई। ये सारा दोस्तों आप लोग कंप्लीटली कर लेंगे भाई, प्लीज रिक्वेस्ट भाई, क्योंकि उन्हें 4 में से एक क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को क्या है भाई कि मैप में से 5 मार्क्स का आपके पेपर में छप रहा है, इसी तरह से प्रमुख फसल के बारे में दोस्तों 5 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है, आइए सर बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। भारत के किन्हीं 2 प्रमुख पेय फसल के नाम लिखे, उनके प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र। तो एक सर हम लोग को चाय और कॉफी होता है भाई। तो चाय के बारे में दोस्तों मैं आपको ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दोस्तों ऑलरेडी आप लोगों को चाय के बारे में दोस्तों ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं भाई। ठीक है, चाय के बारे में दोस्तों मैं बात नहीं करूंगा भाई, चाय के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आइए सर कॉफी के बारे में दोस्तों कुछ बातें देख लेते हैं भाई। देखिए, कॉफी, कॉफी भारत की एक महत्वपूर्ण पेय फसल है भाई। याद रखिएगा भाई, कॉफी क्या है? भारत का एक महत्वपूर्ण पेय फसल है भाई। क्या बोलेंगे सर? कॉफी जो है हमारा भारत का एक महत्वपूर्ण पेय फसल है भाई। पेय फसल का नाम पूछे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि किन्हीं 3 पेय पदार्थ का नाम लिखे, किन्हीं 4 पेय पदार्थ का नाम लिखे, अक्सर पूछा जाता है, तो आपको चाय बताना है, चाय बताना है, रबड़ बताना है, कहवा बताना है, कोको बताना है, और इसके बाद दोस्तों आपको गन्ना बताना है। ये सब क्या है? पेय पदार्थ। मतलब पेय पदार्थ की पहचान की अगर हम एक तरह का बात करें ना, तो जो बह जाता है ना भाई, जो बह जाता है उसे भी दोस्तों हम लोग पेय पदार्थ के रूप में जानते हैं भाई। ठीक है, आइए सर बात करते हैं कॉफी। कॉफी भारत की एक महत्वपूर्ण पेय फसल है, जिसकी प्रथम बार खेती बाबा बुदन, याद रखे मेरे भाई, कहाँ पे? नाम सुनिए, बाबा बुदन। कहाँ पे मेरे भाई? बाबा बुदन की पहाड़ी में की गई थी भाई। कॉफी उत्पादन के लिए भौगोलिक दशा इस प्रकार होना चाहिए भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार कॉफी का उत्पादन कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे मेरे दोस्तों बाबा बुदन के पहाड़ी में। कहाँ मेरे भाई? बाबा बुदन के पहाड़ी में दोस्तों पहली बार कॉफी का उत्पादन हुआ था भाई। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु भाई, ये हमारे क्या भाई? गेहूं की तरह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु भाई। इसके तापमान की बात करें दोस्तों, तो कम से कम 15 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 15 से लेकर 30 डिग्री का सेंटीग्रेड होना चाहिए भाई। अगर चौथा की बात करें तो वर्षा मेरे दोस्तों कम से कम 150 से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। मिट्टी एवं धरातल पहाड़ी या पठारी ढालों की भूमि उपज दोमट मिट्टी होगा। मिट्टी की बात करें दोस्तों तो बताएंगे सर मिट्टी हमारा कैसे होना चाहिए भाई? कॉफी के लिए तो दोस्तों दोमट मिट्टी होना चाहिए। कॉफी के लिए मिट्टी कैसे होनी चाहिए भाई? तो दोमट मिट्टी होनी चाहिए। दूसरा बात आप याद रखिए दोस्तों, मिट्टी एवं ये एक्चुअली ना भाई चाय की तरफ पहाड़ी इलाके में ही किया जाता है भाई। इस चीज को याद रखिए, कहाँ पे मेरे भाई? चाय की तरफ पहाड़ी इलाके में ही दोस्तों इसे किए जाते भाई। समझ रहे भाई? इस बात को आप लोग समझिए। चाय के बारे में, कॉफी के बारे में 2 में से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके पेपर में। ठीक है, मतलब जो मैंने प्रमुख फसल बताया उनमें से दोस्तों क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, इस बात को आप लोग याद रखिए भाई। अब अगला क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं पिछला वीडियो में ही। इससे पिछला वीडियो दोस्तों मैंने आपको बताया चुका है। बस इतना जानिए भाई, विकास मतलब विकास और सतत पोषणीय विकास के बारे में दोस्तों मैं आपको बता चुका भाई। ठीक है, अब आते सर भारत में आंतरिक जलमार्ग के उचित विकास न होने के कारण बताए भाई। ये क्वेश्चन में दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, आप लोग इसको स्किप कर देंगे भाई। जितने सारे स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर देंगे भाई। ठीक है, ये भी आप लोगों को दोस्तों नहीं देखना है भाई। जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वही चीज मैं आपको बता दे रहा भाई। हाँ, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट भाई। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, वायु प्रदूषण का तो बहुत सारे कारण बताए थे भाई। एक वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को वायु प्रदूषण के बारे में बहुत सारे कारण बताए थे। यस या नो? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, आपने सर वायु प्रदूषण के बारे में बहुत सारे कारण बताए थे। मेरे दोस्तों वही आपसे कह रहा है कि वायु प्रदूषण जो है ना भाई, ये वायु प्रदूषण में सुधार कैसे हम लोग कर सकते हैं भाई? आप ही बताइए मेरे दोस्तों। वायु प्रदूषण में अगर कोई व्यक्ति चाहेंगे कि मुझे सुधार करना है,
तो कैसे सुधार करेगा? तो दोस्तों कल कारखानों में जो हमारा चिमनी से धुआं निकल रही भाई, कुछ ऐसे हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिसके माध्यम से दोस्तों हम धुआं को कम कर सके, या तो हम ऐसी मशीन लाएं जिससे धुआं ना निकले। साथ ही साथ दोस्तों हमारा वाहनों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, हम ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल करें, ऐसे दोस्तों गाड़ी बनाएं कि दोस्तों हमारे पास क्या हो भाई, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड ना निकले किसी भी गाड़ी के सिलेंडर बोलते हैं भाई, सिलेंडर से। ठीक है, बहुत सारे कारण बता सकते हैं मेरे दोस्तों, किसके बारे में तो बताएंगे सर, आप बता सकते हैं दोस्तों हमारा आपका दोस्तों वायु प्रदूषण का सुधार के बारे में। ठीक है, सुधार के बारे में दोस्तों बहुत कुछ दोस्तों बता सकते हैं भाई। ठीक है, याद रखिएगा। आइए सर बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय, क्या उपाय भाई, ध्यान से देखिए क्या है, क्या उपाय मेरे दोस्तों, गौर से देखिएगा। पहला अगर हम बात करें, पहला उपाय की अगर हम बात करें दोस्तों, पहला उपाय देखिएगा, देखिए दोस्तों, पहला कम से कम वाहन चलाएं। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है भाई, आप जो बार बार दोस्तों फटफटिया गाड़ी लेकर भां भां करके जो जाते हैं ना, इससे आप लोग कम से कम चलाइए, क्योंकि दोस्तों गाड़ी से जो धुआं निकलती है ना भाई, वो काफी जहरीला गैस होता है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहता हूं भाई कि जब भी घर से निकलो मेरे दोस्तों, आप लोग रुमाल बांध के निकलना है दोस्तों, नहीं तो एक समय ऐसे आगे जब 40 साल 45 हो जाएगी, दम घोटू गैस के कारण दोस्तों आप लोगों को मौत का घाट उतार देगी। और दोस्तों हमारे फेफड़े में ब्रोंकाइट नाम की बीमारी फैल जाती है मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारे फेफड़ा में दोस्तों क्या होते हैं भाई, पूरी तरह से एक नाक के माध्यम से दोस्तों जब हम लोग जहरीली गैस को अंदर डालते हैं तो फेफड़े में दोस्तों एक लेयर बन जाता है ब्लैक कलर का, और ये हमारा दोस्तों ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी फैला देती है भाई। ठीक है, सुनिएगा तो मेरे भाई कि कम से कम वाहन चलाएं, वाहन चलाने के बजाय सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाना या पैदल चलने का विकल्प चुने। बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी मत चलाओ, अगर चलाना भी है तो थोड़ा सा चलाओ। अगर मेरे दोस्तों आप चाहते हैं कि सर कि मुझे जाना है तो हम सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक परिवहन मतलब भाड़ा गाड़ी होगा, है ना भाई, भाड़ा गाड़ी से जाओ, या दोस्तों कोई साइकिल ले लो, है ना भाई, या पैदल चलने का विकल्प चुनो। हर जगह देखिएगा दोस्तों, अभी क्या बोलूँगा भाई, आज दोस्तों अगर 10 मिनट का रास्ता भी है ना भाई, तो वहाँ पे दोस्तों भैं भैं करके चला जा रहा है मेरे भाई, क्या लेके, तो गाड़ी लेके भाई, है ना। आइए सर, अगर आप कार चलाते हैं तो ईंधन की खपत कम करने के लिए इंजन का ध्यान रखो। और दोस्तों अगर कोई कार वाले अगर इंजन का मेंटेनेंस करते हैं ना भाई, अगर कोई कार वाले दोस्तों अगर इंजन का मेंटेनेंस करते हैं तो मेरे दोस्तों उस कार में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो ज़्यादा निकल रही थी मेंटेनेंस करने से घट जाती है भाई। वही कह रहा है कि अगर कोई कार चालक है, यानी 4 पहिया चालक है भाई, है ना भाई, तो वो अपने गाड़ी का मेंटेनेंस करके रखे। ठीक है, आगे देखिए, और टायरों पर हवा ठीक से भरना, कार ही हवा फिल्टर की नियमित रूप से बदलवाना। दूसरा है सर हमारा क्या, धूम्रपान। आज दोस्तों जो हम लोग सिगरेट पी रहे हैं, है ना, आज देखिएगा दोस्तों मैंने क्लास 11 का जब एग्जाम हो रही थी तब मेरे अपने आंखों से गया था दोस्तों, एक एग्जाम सेंटर हमारे घर से लगभग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी में था, तो मैं गया था दोस्तों। जब दोस्तों मैंने वहाँ पे गया ना भाई, तो पता चलता है कि एग्जाम देकर निकला, इतना छोटा छोटा बच्चा, भुज के बच्चा, इतना छोटा छोटा बच्चा भाई एग्जाम देकर निकला और सिगरेट खींचना शुरू। क्या माँ बाप ने तालीम दिया भाई, क्या माँ बाप ने शिक्षा दिया मेरे दोस्तों। गैंग निकल कर आया दोस्तों, एक गैंग 4-5 बच्चों का गैंग निकल कर आया और झूठ तरफ घुस गया दोस्तों, जाके सिगरेट खींचना शुरू कर दिया भाई। वो बच्चा क्या आगे चलकर हमारे देश का भविष्य सुधारेंगे, देश का भविष्य तो दूर के बाद वो अपना भविष्य नहीं सुधार सकते हैं भाई, है ना। आइए सर देखते हैं, तो धूम्रपान छोड़ना, धूम्रपान से वायु प्रदूषण के अलावा कई तरह की बीमारियां हो सकती है भाई। आप धूम्रपान कर रहे हैं, ये तो दोस्तों आप तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि धूम्रपान करने से आप तो दोस्तों हमारा वातावरण को दोस्तों हानिकारक तक पहुंचाए रहे, साथ ही साथ दोस्तों आप धूम्रपान करने से आपके अंदर में दोस्तों विभिन्न प्रकार की बीमारी भी उत्पन्न होगी, आप इस बात को भी याद रखिएगा। तो धूम्रपान से वायु प्रदूषण के अलावा कई तरह की बीमारियां हो सकती है। घर के अंदर दहन उपकरणों का सुरक्षित इस्तेमाल करना चाहिए, लकड़ी के स्टोव का इस्तेमाल करना होगा, या दोस्तों फाइलरस की जगह इलेक्ट्रॉनिक या गैस स्टोव का इस्तेमाल करें। मतलब क्या ना भाई कि जो हमारा लकड़ी से, जो हम लोग लकड़ी में खाना बनाते भाई, आज भी दोस्तों आप लोग लकड़ी से ही खाना बनाओगे। आज तो भाई ये डिजिटल दुनिया बन चुकी है ना, एक आया सर इलेक्ट्रॉनिक स्टोव आ गया भाई, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा आ गया, या दोस्तों किसी जगह में देखिएगा हीटर से बना रहा है, या दोस्तों कोई देखिएगा गैस से बना रहा है, क्या मेरे भाई देखिए गैस से बना रहा है। तो जो लकड़ियों से जो खाना बनाते हैं ना भाई, उससे क्या बोल रहे हैं भाई कि हमारा वायु प्रदूषण होता है। तो लकड़ियों को दोस्तों छोड़ करके आप दोस्तों बिजली वाला चूल्हा का इस्तेमाल करें, हीटर का इस्तेमाल करें, इसमें क्या होगा भाई कि वायु प्रदूषण नहीं होगा भाई। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे, शहरों में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। आप क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तीसरा पॉइंट में ध्यान से देखेंगे भाई, तीसरा पॉइंट में ध्यान देंगे मेरे भाई। क्या पूछा गया है कि शहरों में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधे प्राकृतिक वायु फिल्टर करती है भाई, जिस तरह से हमारे फेफड़ा
जैसे दोस्तों आज हमारा फेफड़ा, हमारे दोस्तों याद रखेगा वायु को प्रदूषण को दोस्तों, हमारे जैसे एग्जांपल दे रहा भाई, हमारे नाक में जो गया दोस्तों बीमारी, वो हमारे दोस्तों फेफड़ा में अटक जाती है, फिल्टर करती है, ठीक है। इसी तरह से बोल रहे हैं भाई कि शहरों में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। हम लोग जितना दोस्तों शहरों में पेड़ पौधे लगाएंगे ना भाई, उतना हमारा हवा को दोस्तों क्या करेंगे भाई, फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, तो हमारे हवा को फिल्टर करेंगे। पेड़ पौधे प्राकृतिक वायु फिल्टर की तरह काम करते हैं। शहरी नियोजन में हरे भरे स्थानों को शामिल करना चाहिए। जो शहरी नियोजीकरण है भाई, है ना भाई, शहरी जो नियोजन है भाई, इसका मतलब सर हम बोल सकते हैं, शहरी नियोजन का मतलब दोस्तों हम बोल सकते हैं कि ऐसी जगह जहां पे दोस्तों देखिएगा फैक्ट्री चल रही है भाई, उस फैक्ट्री में दोस्तों, फैक्ट्री के किनारे किनारे आप क्या बना दे भाई, आप पेड़ पौधे लगा दे भाई, ताकि दोस्तों पेड़ पौधे जो आपका धुआं वगैरह जो निकल रहे हैं भाई, वो पेड़ पौधे दोस्तों क्या कर ले, अवशोषित कर ले भाई, ठीक है, ताकि लोगों के नाखों तक मेरे दोस्तों कम से कम पहुंचेगी, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई क्या बोल रहा है, ऊर्जा के नए स्रोतों जैसे वायु और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे दोस्तों आज हम लोग वायु और सौर ऊर्जा पर कम ध्यान देते भाई, है ना भाई, कुछ कुछ ऐसे इलाके के लोग हैं मेरे दोस्तों जो सौर ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान देते भाई, सोलर भट्टी, सोलर ऊर्जा भाई, है ना। आप लोग देखेंगे हर एक गांव पे दोस्तों, झारखंड के मैं बोल रहा हूं भाई, पता नहीं आप लोगों के गांव की तरफ है या नहीं, पर हर एक गांव में दोस्तों ये एक व्यवस्था बनाई गई है कि हर एक गांव में दोस्तों एक नियोजन व्यवस्था के माध्यम से हर एक गांव में दोस्तों 1 या 2 सोलर लाइट लगाया गया भाई। देखिएगा भाई, धूप में सबसे पहले गर्म होते हैं, फिर रात को जलते हैं भाई। वही कहना है मेरे दोस्तों कि ऐसे लाइटों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। समझ रहे मेरे बात को, एक एक पॉइंट को दोस्तों। और आपके एग्जाम में दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है, घबराना नहीं है भाई, बस जितना बता रहा हूं भाई ऑनेस्टी पूर्वक आप लोग पढ़ते जाएं। दिल में ये ठान के रख ले कि मेरे सर 25 में 25 उधर मैं ऑब्जेक्टिव में सही करूंगा। इतना टेस्ट लगाना भाई, इतना टेस्ट लगाना है कि सारे क्वेश्चन आपकी खोपड़िया में घुस जाएं। दूसरी बात, सब्जेक्टिव का 5 मार्क्स का जो दोस्तों आप लोगों का मैप का है, वो आप लोग अपने हाथों में रखिएगा। 5 मार्क्स का जो भारत का सबसे प्रमुख फसल है, जो 5 मार्क्स का आता है दोस्तों, उससे आप लोग अपने पास रखिएगा। तो ये सारा जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, इस पर आप लोग गौर कीजिएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, ये पूरा का पूरा 5 मार्क्स वाला है, और इसे अपने ऊपर लेकर दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जब तक अपने ऊपर लेकर नहीं समझिएगा ना, तो फिर वही होगा ऑफलाइन वाले ट्यूशन। क्या होगा मेरे भाई, रट्टा लगाओ, अगर कुछ नहीं भाई, कोई भी चीज जो होता है ना भाई, बहुत आसान होते भाई, बस उस चीज को समझ के आप समझिए क्या दिया है भाई। देखिए देखो दोस्तों, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है भाई, नहीं पता है सर, आप ही बता दीजिए सर क्या है। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा चीज है भाई, आप इतना बड़ा चीजों को देखकर डर गए भाई, सर इतना बड़ा याद करना होगा। अरे नहीं लाडला, आपको इतना बड़ा नहीं याद करना है, तो सर कितना बड़ा याद करे। ए दादा, पिक्चर से समझते भाई, आदि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, समझिए मेरे दोस्तों। मैं आपको सबसे पहले समझा रहा हूं भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसलिए मेरे दोस्तों मैं धीरे से समझा रहा हूं, पहले समझ लीजिए, फिर मेरे दोस्तों आपको मैं लेकर चलूंगा टॉपिक पे। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आदिकालीन जो कृषि होते हैं ना भाई, आदि मानवकालीन कृषि, ये जो आप लोग कृषि देख रहे हैं भाई, आदिकालीन निर्वाह कृषि, ये दोस्तों अक्सर दोस्तों पहले जो है ना भाई, वो दोस्तों जब हम लोग मनुष्य नहीं थे भाई, जानवर थे भाई। कौन से जानवर, क्या भाई, लुक्कू बांदर नहीं भाई, बोलते भाई हम लोग सबसे पहले मंकी दुनिया जैसे विकसित हुआ मेरे दोस्तों, हम लोग ह्यूमन पे आ गए, ठीक है। अब ह्यूमन पे आने के बाद दोस्तों हम लोगों के पास ना मेरे भाई, हमारे पास ये आइडिया आया कि चलो भाई कृषि करना चाहिए। क्या मेरे भाई, चलो भाई हमें कृषि करना चाहिए। क्या मेरे भाई, चलो भाई हमें कृषि करना चाहिए। क्या मेरे भाई, चलो भाई हमें कृषि करना चाहिए। तब लोगों ने कहा, अरे भाई कृषि कैसे किया जाएगा, खेती करने का तो ख्वाब ही नहीं पता है, पर हम लोग खेती कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। तब लोगों ने कहा, अरे टेंशन मत लो, हम लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं ना, तो हम लोग को आइडिया हो जाएगा। बोले कैसे आइडिया होगा भाई, बोला सुनो, ये जो आसपास के इलाका है भाई, ये आसपास के जो जंगल आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये जो आप लोग आसपास के जंगल देख, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आया हूं, अभी मैं सिर्फ आपको देहाती भाषा में समझा रहा भाई। ये जो आप लोग आसपास के जो इलाका है ना भाई, इस इलाके में क्या भाई बोलेंगे सर, जंगल है, तो इस जंगल को ना पहले काटो। चलो भाई काट देते भाई, खच 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 काट दिए भाई। बोले काट दिए भाई, देखो जगह साफ हुआ है नहीं, बोलेंगे सर जगह साफ हुआ, देखिए मेरे भाई जगह तो साफ हुआ है नहीं, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हमारा जगह पूरी तरह से साफ हो गया। बोले ठीक हो भाई, साफ हो गया। चलो ये जितने सारे लकड़ियां काटे आपने, ये सारे लकड़ियां को एक जगह इकट्ठा करो। चलो भाई हम लोगों ने इकट्ठा किया। बोल रहा है कि भाई आप इकट्ठा करने के बाद ये सारी लकड़ियां को लगा दो आग। मेरे दोस्तों मैं माचिस लाया, सिगरेट नहीं पीता तो भाई, हाँ मजाक मत कीजिएगा, सिगरेट नहीं पीता था मैं। देखिए दोस्तों मैं माचिस लाया और आग लगा दी, सारे लकड़ियों पर क्या कर दिया भाई, मैंने आग लगा दिया, सारे लकड़ियों पर क्या कर दिया भाई, मैंने आग लगा दिया, ठीक है। अब आग लगाने के बाद जो राख बचा, गौर से सुनेगा,
आग लगाने के बाद दोस्तों जो राख बची, उस राख को दोस्तों मैंने बटर लिया भाई। बटरने के बाद दोस्तों हमारे खेतों में फैला दिए भाई, है ना भाई। खेतों में पूरी तरह से क्या कर दिए भाई, इस खेतों में पूरी तरह से उस राख को फैला दिए। समझते रहिए भाई। उस राख को फैलाने के बाद मेरे दोस्तों क्या किया मैंने, राख को फैलाने के बाद दोस्तों उस पर फसल लगाना शुरू कर दिया भाई। क्या कर दिया मेरे भाई, मैंने उस खेतों में दोस्तों फसल लगाना शुरू कर दिया। अब फसल लगाने के बाद 1 साल किए, 2 साल किए, 2 साल करने के बाद जैसे ही दोस्तों हम लोग तीसरा साल करने के लिए जा रहे हैं ना भाई, तो मेरे दोस्तों जो मैं पौधा लगाया ना वो उग ही नहीं पा रहा है भाई। क्या वो पौधा जो है ना भाई वो उग ही नहीं पा रहा है। क्यों? पौधा दोस्तों बीज से इसलिए नहीं निकल पा रहे क्योंकि दोस्तों वो याद रखेगा उसमें दोस्तों हमारे मिट्टी के अंदर में इतनी क्षमता नहीं है, हमारे मिट्टी के अंदर में इतनी उर्वरक क्षमता नहीं है मेरे दोस्तों कि वो बीज को पौधा के रूप में बदल सके, बीज को पौधा के रूप में बदल सके। समझ गए मेरे भाई। तब हमने क्या क्या कहा कि अरे भाई सुनो, यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे खेती बाड़ी होगा नहीं, चलो दुनिया में किसी और जगह। तो मेरे दोस्तों हम लोगों ने दूसरा जगह ढूंढ लिया। क्या किया मेरे भाई, हम लोगों ने दूसरा जगह ढूंढ लिया। क्या किया मेरे भाई, हम लोगों ने दूसरा जगह जाके ढूंढ लिया भाई। अब दूसरा जगह मेरे दोस्तों यही कार्यक्रम चला भाई। जैसे पहले हम लोगों ने जंगलों को साफ किया, फिर दोस्तों लकड़ियों को एक कोने पे इकट्ठा किया, माचिस लगाया, उर्वरक बना, उर्वरक बनने के बाद उर्वरक को दोस्तों खेतों में दोस्तों क्या कर दिए, फैला दिए। फिर दोस्तों पौधे लगाए, फिर 1 से 2 साल किए, फिर दोस्तों 1 से 2 साल करने के बाद मिट्टी की उर्वरक क्षमता घट गई, फिर पौधे का उत्पादन नहीं हो पाया। समझ रहे भाई। तो इससे हम लोग आदि निर्वाह कृषि कहते हैं। इतना सिंपल बता रहा हूँ, फिर भी मेरे भाई अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो अफसोस। क्या था? अफसोस, है ना भाई। समझिए चीजों का, आप समझिए दोस्तों। आदि निर्वाह कृषि अक्सर दोस्तों पहाड़ी इलाके के लोग करते हैं भाई। क्या करते हैं भाई, याद रखिएगा, अक्सर दोस्तों लोग क्या करते हैं, पहाड़ी इलाके के लोग करते हैं। इसी कृषि को तो दोस्तों हम लोग कभी घुमतू कृषि के नाम से जानते हैं, कभी कभी दोस्तों हस्तांतरण कृषि के नाम से जानते हैं भाई। आइए सर बात करते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है, सुनिएगा सर। आदिकालीन निर्वाह कृषि में भूमि के छोटे छोटे हिस्सों पर आदिम औजार की मदद से खेती की जाती है भाई। छोटे छोटे कुदाल, जैसे कुदाल हो गए दोस्तों, जैसे लकड़ी काटने के लिए है इस तरह देखिएगा भाई, मजा आता है ना, कोई करता है तो। हाँ, कुदाल हो गए दोस्तों, छोटे छोटे हमारे क्या हो गए मेरे भाई, कुदाल हो गया भाई। तो उस कुदाल से दोस्तों हम लोग मिट्टी को खोदते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं भाई, खोदते हैं। और दोस्तों मिट्टी को जैसे जैसे हमें लकड़ी काटना है तो लकड़ी इस तरह से काटते हैं। मतलब छोटे छोटे दोस्तों औजार को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सुनिएगा क्या बोल रहे भाई, कि आदि निर्वाह कृषि में भूमि के छोटे छोटे हिस्सों पर आदिम औजार की मदद से खेती की जाती है। आदिकालीन निर्वाह कृषि को हस्तांतरण कृषि भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि आदिकालीन निर्वाह जो कृषि है ना भाई, इससे हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं भाई, और अलग अलग देश में दोस्तों अलग अलग नाम से भी जानते हैं भाई। जिसे भारत में क्या जानता भाई, तो बताएंगे सर भारत में हमारा दोस्तों याद रखिएगा, भारत में हमारा घुमतू कृषि के नाम से जानते हैं, हस्तांतरण कृषि के नाम से जानते हैं। हस्तांतरण कृषि मतलब क्या होता है सर, आज यहाँ किए कल वहां चले गए, आज यहाँ किए परसों यहाँ चले गए। समझ रहे बात को, समझे मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई आदिमकालीन निर्वाह कृषि छोटे छोटे हिस्सों पर आदिम औजारों के माध्यम से खेती की जाती है। आदिकालीन निर्वाह कृषि को हस्तांतरण कृषि भी कहा जाता है भाई। आदिकालीन निर्वाह कृषि को दोस्तों हम लोग हस्तांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं, जहां आदिम जाति के लोग कृषि करते हैं, जहां पे दोस्तों हम जैसे इंसान नहीं भाई, बल्कि मेरे दोस्तों आदिम जनजाति के लोग कृषि करते भाई, याद रखिएगा, ठीक है। इस कृषि में वनस्पति को जलाकर साफ करके, याद रखिए भाई, वनस्पति को हम लोगों की क्या भाई काटे, काटने के बाद दोस्तों क्या किए, जलाएं, ठीक है। पहले काटने के बाद क्या किए भाई, जलाएं। तो मेरे दोस्तों साफ करके कृषि कार्य किया जाता है, या कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। बहुत नाम है मेरे भाई, इससे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कर्तन एवं दहन कृषि, ठीक है। इससे हम लोग बहुत नाम से जानते हैं भाई, इससे हम लोग कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं भाई, याद रखिए। इसे हम लोग कौन से नाम से जानते हैं भाई, कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं भाई। इस कृषि में प्रति इकाई भूमि व उपज कम होती है भाई, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं होता भाई। आप क्योंकि ज्यादा लकड़ी को काट ही नहीं पाएंगे भाई, है ना। आप इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा दिन तक यहाँ पे रहना नहीं है भाई, है ना, ज्यादा दिन तक रहना नहीं है, तो गौर कीजिएगा। तो होता है क्या भाई, इकाई भूमि व उपज कम होती है। जब भूमि का उपजपन समाप्त हो जाती है तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। जब हमारे इस इलाके में दोस्तों खेती हो गया तब दोस्तों आप देखने लगा कि यहाँ पे आप भूमि का उपज कम हो गई, अब हम दूसरे जगह चले जाएंगे और यही प्रक्रिया चलेगी भाई। यह कृषि किसान और उसके परिवार के जीवन निर्वाह कृषि निर्वाह में उद्देश्य से की जाती है, और ये कोई व्यापार के लिए नहीं किया जाता भाई। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि ये व्यापार के लिए किया जाता है, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। ये सिर्फ किया जाता है किसके लिए, तो बताएंगे सर ये किया जाता है दोस्तों हमारा किसके लिए, तो बताएंगे सर ये किया जाता है हमारा, याद रखिए मेरे दोस्तों, किसके लिए, तो बताएंगे सर ये खास तौर पर हमारा ग्रामीण इलाके के लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि भाई ये आदिम जनजाति जो लोग होते हैं भाई, वो इसके लिए किया जाता है। आदिम जनजाति के लोग जो होते हैं
उसके लिए किया जाता है भाई, ठीक है। और दोस्तों ये अपने परिवार के लिए करते हैं, किसके लिए मेरे भाई, ये अपने परिवार के लिए करते हैं भाई, ठीक है। ये कोई व्यापार के लिए नहीं करते भाई, किसके लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस कृषि में खाद्य फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती है, खाने वाला फसल उगाया जाता है, कोई व्यापारी फसल नहीं है भाई, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, प्रमुख फसल जैसे मक्का, हाँ भाई, कहुआ होगा भाई, गलत, कसावा नहीं भाई, कहुआ गलत लिखा है भाई, ठीक है, कहुआ, ठीक है। केला व शकरकंद इत्यादि को उपयोग किया जाता है भाई। आइए सर बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आदिकालीन निर्वाह कृषि से संबंधित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है भाई। प्रमुख क्षेत्र क्या है मेरे भाई, आइए बात करते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में किया जाता है, कहाँ पे मेरे भाई, भारत के उत्तरी पूर्वी। देखिए दोस्तों, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पूरब हो गया, मतलब इस भाग में किया जाता है भाई। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में दोस्तों किया जाता है भाई, इस बात को आप लोग याद रखेगा। दूसरा सर, मध्य अमेरिका में एवं मैक्सिको में भी किया जाता है। हाँ भाई, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में भी किया जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी किया जाता है। और हर एक देश में मेरे भाई अलग अलग नाम से जानते हैं भाई, इस चीज को याद रखिए, क्या मेरे भाई, अलग अलग, क्या बोलिए ना भाई मुस्कुरा के, अलग अलग नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। ब्राजील हो गया, मध्य अफ्रीका हो गया, फिलीपींस हो गया, भारत के पूर्वी राज्यों में इसे झूम खेती कहते हैं, सॉरी घूम तो नहीं भाई। देखिए दोस्तों कितना मतलब, कर्तन एवं दहन कृषि, आदि मानव कृषि, है ना भाई। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको स्थानांतरण कृषि, झूम कृषि, घुमतू कृषि, बहुत नाम से दोस्तों इसके हम लोग जानते हैं भाई। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि डायग्राम के साथ जो मैं बताया हूं भाई, आपको सारा चीज मेरे दोस्तों A to Z समझ में आ गया होगा। कहीं कोई तकलीफ होगा तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब दोस्तों मैं ले चलता हूं विश्व व्यापार में पनामा नहर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक डायग्राम बता रहा हूं, सुनिएगा। पनामा नहर के बारे में बताऊंगा बाद में, पहले सुनिए मेरे दोस्तों कि आखिर पनामा नहर का निर्माण कैसे हो भाई। और ये पनामा जो नहर है ना भाई, इसे दोस्तों हमारे विश्व व्यापार में क्या योगदान दिया। देखिए दोस्तों, अगर एग्जांपल दूं मेरे भाई, उसके बाद आपके टॉपिक पे आऊंगा। पहले दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पहुंचना भाई, ठीक है, हमारा सार्कल है भाई, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सार्कल है, ठीक है। और दोस्तों इस सार्कल में मुझे यहाँ पहुंचना है, ठीक है। और हमारे पास दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कोई रास्ता ही नहीं है भाई, यहाँ से यहाँ तक कोई रास्ता ही नहीं भाई, इधर दोस्तों यहाँ तक कोई रास्ता ही नहीं है भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, इस केंद्र बिंदु से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, घूम घूम के दोस्तों यहाँ पे हमारे यहाँ पे काम बन जाएगा। क्या करेंगे मेरे भाई, कोई रास्ता जब नहीं होगा तो हम लोगों को घूम घूम के जाना पड़ता है। जब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ता है मेरे भाई, घूम घूम के जाना पड़ता है, ठीक है भाई। तो ये पनामा नहर दोस्तों, जो बिल्कुल दोस्तों जो लंबी लंबी यात्राएं करके जो व्यापार किया जाता था ना, उस व्यापार को दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया भाई, आसान बना दिया। क्या मेरे भाई, इस व्यापार को दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया भाई, आसान बना दिया है। ये है दोस्तों हमारा पनामा नहर, जो आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे भाई, याद रखिए, ये है हमारा सर पनामा नहर, जो आप लोग अपने नेत्रों से दोस्तों देख पा रहे हैं। पनामा नहर दोस्तों विश्व के व्यापार को दोस्तों बहुत ही आगे बढ़ा दिया है दोस्तों। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो दोस्तों लगभग 2 दिन जाने में जो रास्ता लगता था, वो दोस्तों आदमी 4 घंटा में चला जा रहा है। तो दोस्तों जो वस्तु 2 दिन बाद पहुंचते थे, अगर वो 4 घंटा के बाद पहुंच जाएंगे तो कितना आसान हो गया, आप लोग समझ सकते भाई। अब सुनिए सर, क्वेश्चन क्या था भाई, सुनिए मेरे भाई। विश्व व्यापार में पनामा नहर योगदान। पनामा नहर एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है भाई। क्या मेरे भाई, पनामा नहर क्या मेरे दोस्तों, विश्व में पनामा नहर, ठीक है, योगदान। तो पनामा नहर एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है भाई। एक कॉपी में आप लोग लिख लीजिए प्लीज, हाथ जोड़ रहा भाई, आप लोग का पैर पड़ रहा हूं भाई, लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि पनामा नहर किनको किनके साथ जोड़ती है, तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है भाई, लिख लीजिए कॉपी में, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। यह नहर विश्व व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रखिए दोस्तों, यह नहर जो है मेरे भाई, क्या कहते हैं, विश्व के व्यापार में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बात मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सुनिए मेरे भाई, प्लीज आप लोग सुन लीजिए भाई। ये क्वेश्चन और दुख रहा है भाई, ठीक है, इसलिए मैं बार बार इसे उतार, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, इससे आप लोग पॉइंट लिखिए, नहीं लिखा हूं, आप लोग कैसे पॉइंट बना के लिखिए, सुनिएगा। जिससे देखिए, पहला में लिखिएगा, क्या लिखेगा, व्यापार में पनामा नहर लिखे, पहला लिखेगा, पहला पॉइंट जो और दक्षिण पहला पॉइंट लिख, दूसरा पॉइंट देखिए, महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। यह नहर विश्व व्यापार में, दूसरा पॉइंट, यह नहर विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण निभाती है और विश्व व्यापार में इसका योगदान अमित, हर दुनिया को अमित ने
विश्व व्यापार में इसका योगदान, याद रखिए दोस्तों, निर्माण से व्यापार, याद रखिए, बस याद रखिए, जो पनामा नहर है वह विश्व के सभी देशों को दोस्तों क्या करती है, आपस में जोड़ कर रखती है व्यापार के क्षेत्र में भाई। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, इस पर मत जाइएगा। ठीक है, क्या मैंने कहा, विश्व के सभी देशों को पनामा नहर आपस में जोड़ कर रखती है भाई। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्त क्या करता है, सुनेगा। समय और ईंधन की बचत पनामा नहर के जहाज को दक्षिण अमेरिका से उत्तर अमेरिका होती है। आप दोस्तों जो आपको 5 लीटर तेल का खपत होती थी, वहीं पे दोस्तों पनामा नहर 1 लीटर तेल में दोस्तों आपको पहुंचा दे रही है। प्रॉफिट है भाई हमारे विश्व व्यापार के लिए, है ना। सुनिए, समय और ईंधन की बचत, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखिए, समय और ईंधन की बचत पनामा नहर निर्माण से जहाज को दक्षिण अमेरिका तक जाने के लिए कम समय और ईंधन की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास, पनामा नहर के निर्माण से अन्य देशों के आर्थिक विकास को योगदान हुआ है। आर्थिक विकास नहर जो विश्व के व्यापारों को बढ़ावा दिया है, पनामा नहर ही है मेरे भाई जिससे विश्व के आर्थिक विकासों को दोस्तों बढ़ावा दी है भाई। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पनामा नहर के निर्माण से रोजगार के अवसर पैदा हुई भाई। पनामा नहर जैसे निर्माण हो गया, देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूंगा ना भाई कि आपका स्कूल आपके घर से 10 किलोमीटर है, तो आप सप्ताह में 1 से 2 दिन जाएंगे, उससे ज़्यादा दिन नहीं जाएंगे भाई। लेकिन अगर आपको मैं कहूँगा कि आपका घर जो है ना भाई आपके स्कूल के बगल में, आप रोज स्कूल जाएंगे, जिस दिन स्कूल नहीं भी रहेगा ना भाई उस दिन भी आप चले जाएंगे। सही कह रहा ना भाई, अक्सर होते हैं भाई, है ना। तो वही कह रहा दोस्तों कि पनामा नहर दोस्तों जैसे ही निर्माण हुई, पनामा नहर के निर्माण से, चौथा पॉइंट, पनामा नहर के निर्माण से रोजगार के अवसर पैदा हुई। नहर की संचालन और रखरखाव में कई लोगों को रोजगार मिलता है। अब दोस्तों जब पनामा नहर बनती है तो उस नहर के रखरखाव के लिए दोस्तों कई लोगों को दोस्तों रोजगार मिले भाई। क्या मेरे भाई, कई लोगों को रोजगार मिली है। वार्षिक अर्थव्यवस्था में योगदान, पनामा नहर वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करती है। बस मेरे दोस्तों आपको इतना ही लिख लेना है, काफी है। 5वां पॉइंट भी देख लीजिए, या नई दुनिया भर के देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देती है। कोई अगर व्यापार नहीं कर पा रहे और वो व्यापार करना चाहते दोस्तों, तो पनामा नहर से दोस्तों उसका जुड़ाव होती है। पनामा नहर दोस्तों एक ऐसी नहर है, दुनिया के किसी भी देश को दोस्तों अगर व्यापार करना होता है तो वो पनामा नहर से दोस्तों गुजरते हैं भाई। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। पनामा जो नहर है इससे आप लोग एक बार अपने आंखों से देखिए, समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल प्रदूषण किस प्रकार खतरनाक समस्या हो गई भाई। अच्छा बताइए मेरे भाई, जल प्रदूषण के बारे में तो मैं बता के थक चुका हूं, है ना भाई। एक बार और बताता हूं मेरे दोस्तों, जल प्रदूषण मैं, चलो भाई मैं आपसे पूछ लेता हूं, हटाइए क्वेश्चन को भाड़ में जाने दीजिए। आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा सुनिए, जल प्रदूषण होता है कैसे, बोलिए मेरे दोस्तों। आप कहेंगे सर जल प्रदूषण का बहुत सारे कारण होती है। मैं कहूंगा सर पहला कारण बताइए। आप कहेंगे सर कल कारखानों से निकलने वाले केमिकल पदार्थ सीधे नदी में जाकर मिल जाना हमारा जल का प्रदूषण हो जाती है। आप दूसरा कहेंगे सर कि जल के ऊपर हम लोगों ने गंदगी अगर डाल देंगे तो जल पूरी तरह से क्या हो जाएगी भाई, प्रदूषित हो जाएगी। आप कहेंगे सर, याद रखिए दोस्तों, आप क्या कहेंगे कि सर कल कारखानों से निकलने वाले मल मूत्र सीधे नदी में जाकर मिल जाएंगे तो हमारा जल प्रदूषित हो जाएंगे। आप कहेंगे सर अगर हम लोग कोई भी कड़ा कचरा होती है दोस्तों, घर का जो भी घरेलू सामान होती है, उसे उठा करके अगर हम नदी में जा करके, तालाब में जा करके फेंक देंगे तो दोस्तों वह नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगी। मतलब जल प्रदूषण का दोस्तों बहुत सारे कारण होती है। आज दोस्तों जो हम लोग मूर्ति विसर्जन करते हैं तो उस समय में भी दोस्तों देखिएगा जल क्या होता है भाई, जब एक ही जगह में बहुत सारे मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है तो मेरे दोस्तों वहाँ पे भी दोस्तों आप लोग अक्सर देखे होंगे पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है। तो जल प्रदूषण का बहुत सारे कारण हो सकते हैं मेरे भाई। आप अपने तरफ से भी दोस्तों मेरे दोस्तों आप भी हमसे बेहतर लिख सकते हैं। पर आइए सर टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक पे बात करते हैं। जल प्रदूषण किस प्रकार खतरनाक समस्या बन गई, व्याख्या करें। जल प्रदूषण की समस्या, जल प्रदूषण एक खतरनाक समस्या हो गई है जो हमारे पर्यावरण स्वस्थ और आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है भाई। जो हमारा पर्यावरण स्वस्थ, जब दोस्तों कोई भी केमिकल पदार्थ अगर दोस्तों नदी में जा रहे मिल जाएगी, मिलने के बाद दोस्तों उस पानी को जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, चाहे दोस्तों नहाने के लिए इस्तेमाल करें, कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करें, पीने के लिए इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे अंदर में एक बीमारी आ जाएगी। वही कह रहा है कि जल प्रदूषण की समस्या, जल प्रदूषण का एक खतरनाक समस्या हो गई है जो हमारे पर्यावरण स्वस्थ और आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है। जल प्रदूषण के कारण जल स्रोतों में हानिकारक पदार्थ का जमाव होता है। जल प्रदूषण में क्या होता है मेरे भाई,
जल प्रदूषण के कारण जल स्रोतों में हानिकारक पदार्थ का क्या होता है भाई, जमा होती है। क्या होता है मेरे भाई, जमा होता है हानिकारक पदार्थ। आप लोग देखिए मेरे भाई, हानिकारक पदार्थ जमा हो रहे हैं ना भाई, देख रहे हैं ना भाई, हानिकारक पदार्थ जमा हो रही है नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ पे जमा हो रही है। ठीक है, जमा होती है जो जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है। जो दोस्तों हमारा जलीय जीवन जो होती है उससे हम लोग क्या पहुंचाते हैं भाई, नुकसान पहुंचाते हैं और मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं भाई। और जब हम लोग उस पानी की यूज करते हैं तो दोस्तों मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से खतरे में डाल देते हैं भाई। ठीक है, आगे देखिए, जल प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण है। औद्योगिक प्रदूषण, अभी तो बताया सर आप लोगों को, क्या मेरे भाई, औद्योगिक प्रदूषण। देखिए वो सारे औद्योगिक का केमिकल दोस्तों सीधे नदी में मिल रहा है भाई, है ना। तो वही कह रहे हैं कि जल प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक इकाई से निकलने वाले हानिकारक रसायन और कचरा जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण को बढ़ावा देती है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोई भी फैक्ट्री का कोई भी रासायनिक पदार्थ होती है या दोस्तों कभी मल मूत्र होते हैं, वो सीधे दोस्तों नदी में मिल जाते हैं और दोस्तों पानी को पूरी तरह से प्रदूषित कर देती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या बोलता है भाई, कि आगे देखिएगा, कृषि में प्रदूषण। कृषि प्रदूषण किसी में उपयोग किए जाने वाले रसायन और उर्वरक जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण को बढ़ावा देती है भाई। कृषि प्रदूषण किसी भी दोस्तों, आप लोग देखिएगा कि हम लोग ऐसे जल का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई कृषि के क्षेत्र में जो पूरी तरह से जल दोस्तों सड़ा गला हुआ है ना, तो वो दोस्तों कृषि के क्षेत्र को कमजोर कर देती है। क्या मेरे भाई, कृषि के क्षेत्र को पूरी तरह से वो कमजोर कर देती है ना। आगे देखिए, मानव मलमूत्र को और घरेलू कचरा मिलकर जल प्रदूषण को बढ़ावा देती है। आज दोस्तों हम लोग का ग्रामीण इलाके हैं तो हम लोग दोस्तों बाहर फेंक देते हैं भाई, या हम लोग दोस्तों बाथरूम बनाए या कुछ भी बनाए, हम लोगों को घर का पानी जो है वो बागान की ओर बह जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो शहर की ओर जो शहरी लोग होते हैं वो अपना मल मूत्र बाथरूम का सारा पानी, घरेलू पानी, कपड़ा धोने का पानी वो कहाँ जाता है? तो बोलेंगे सर एक नली के माध्यम से सीधे उसे नदी के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिससे नदी के पानी में मिलकर नदी के पानी पूरी तरह से प्रदूषित कर देती है। आगे देखिए मेरे भाई, खनन मतलब दोस्तों वही खोदना। खनन गतिविधियों से निकलने वाले कचरा और धूल जल स्रोतों को मिलकर प्रदूषण को बढ़ावा देती है। मेरे दोस्तों आप जल प्रदूषण के बारे में मेरे बात को थोड़ा सुन लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि भारत के प्रमुख फसल, क्या मैंने कहा भाई, भारत के प्रमुख फसल चाय, कॉफी, उसके बाद सर हमारा गन्ना, कपास, गेहूं और चावल, ये जो बताया भाई ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, मैप का 5 मार्क्स फिक्स है। इसी तरह से एक फिक्स वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, लिख के रख लीजिए। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इस 4 प्रदूषण में से एक प्रदूषण आपके पेपर में आ रहा है, उठा के लिख लीजिए भाई। ये तो गारंटी वाला क्वेश्चन दे रहा भाई, ठीक है, ये मैं आप लोगों को एकदम गारंटी वाला क्वेश्चन दे रहा भाई। आप लोग अपने कॉपी पे एकदम लिख ले मेरे भाई, एकदम लिखित पेपर में ले ले। आपके पेपर में दोस्तों 100% ये क्वेश्चन छप रही है भाई, इस बात को आप लोग याद रखेगा। इसी तरह से दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सर हमारा हरित क्रांति। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि सर हरित क्रांति के बारे में, आप हरित क्रांति के बारे में दोस्तों ऐसे स्टडी करना है कि आपका पॉलिटिकल साइंस भी क्लियर हो जाए, आपका सोशोलॉजी भी क्लियर हो जाए और आपका ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाए। एक तीर से दोस्तों 3 निशाना मिल जाए, ठीक है। अगर आप लोग अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा भाई।